नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, और जिसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं जुलाई 2023 की मैगजीन, जिसमें हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सभी सेगमेंट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स। क्या कवर करेंगे? इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, और आज हम कवर करेंगे इकोनॉमी। और अभी अगस्त 2023 की जो मंथली मैगजीन है वो लगभग 25 सितंबर के आसपास दोस्तों आ जाएगी। उससे पहले पहले हम लोग पूरी मैगजीन को कवर कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मई सेशन का या जून का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिल जाएगी मई के करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस और जून की भी, और साथ ही साथ जुलाई की भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो सीधे सीधे आपको प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास को। तो ये रहा हमारा टॉपिक, और आज हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा इकोनॉमी में एमपीआई। एमपीआई क्या होता है दोस्तों? मल्टी पर्पस जो होता है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है? बहुत सारे आयाम पे जो हम गरीबी को पढ़ते हैं, बहुआयामी गरीबी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि नीति आयोग ने दूसरा संस्करण जारी किया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और ये जो दूसरा संस्करण जारी हुआ है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि 2019 से 21 पर आधारित है। इट मीन्स कि ये कंपैरिजन करेगा एनएफएचएस का मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 और एनएफएचएस 5 2019-21 के बीच में जितनी प्रगति हुई है, यानी 2015-16 से लेके 2019-21 के बीच में कितने लोग गरीबी आंकड़े में घुसे हैं और कितने लोग गरीबी आंकड़ों से बाहर निकले हैं, ये सभी जानकारी नीति आयोग के द्वारा सेकंड जो वेरिएशन था, यानी कि संस्करण था, उसमें जारी करके बताया गया है। तो समझते हैं इसके बारे में। अगर हम यहाँ पर देखें कि एमपीआई होता क्या है, तो सरकार की एक जीआईआरजी पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई हेतु एक नोडल एजेंसी है। और जीआईआरजी होता क्या है, तो आप इसको देखने के लिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ग्लोबल इंडिकेट्स रिफॉर्म एंड ग्रोथ, यानी सुधार और समृद्धि के लिए जो वैश्विक सूचकांक होते हैं, इसके लिए आपका जो नीति आयोग है ये भारत में एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है वैश्विक स्तर पे, जो कि सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करता है। अच्छा, एमपीआई की गणना के लिए भारत में एएफ पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अल्किरे फोस्टर। और इसमें होता क्या है, इसके माध्यम से हम निर्धन और गैर निर्धन के रूप में हम चिन्हित करते हैं कि कितने लोग अभी निर्धन रेखा के अंतर्गत हैं, अर्थात गरीबी में हैं, और कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए। क्योंकि ये पद्धति मुख्य रूप से अभाव या वंचन स्कोर, और जो वंचन स्कोर है वो क्या है भारत के राष्ट्रीय एमपीआई निर्धनता कट ऑफ है 33.33% के या तो बराबर, या अगर उससे अधिक आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो आप निर्धन माने जाओगे। अब यहाँ बात क्या हो रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय का आंकड़ा 40% आया, उसका स्कोर 40% आया, तो उसे मान लिया जाएगा कि वो एमपीआई के अंतर्गत है, अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत है, वो अभी गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का 33% या उससे कम का स्कोर आया, तो ये मान लिया जाएगा कि अब उसके जीवन में सुधार हो चुका है, प्रगति हो चुकी है, और अब उसे गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है। अर्थात भारत के सरकार के द्वारा जो प्रयास चलाए जा रहे हैं गरीबी को कम करने के लिए, उसका उसे बेनिफिट्स मिला है और वो गरीबी रेखा से बाहर हुआ है। तो ये तो हो गया एमपीआई के बारे में। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय एमपीआई के 2 उप सूचकांक होते हैं जिसपे गरीबी का हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। जैसे एक होता है हेड काउंट रेशियो, जिसमें ये देखा था कि कितने व्यक्ति गरीब हैं या कितने व्यक्ति निर्धन है। इट मीन्स कि ये नंबर्स के बारे में बात करता है कि कितनी पॉपुलेशन गरीब है। लेकिन जो दूसरा आपका उपसूचकांक है निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता, अर्थात निर्धनता का स्तर क्या है, कोई ऐसा भी है जो 70+ स्कोर लेके आ रहा है, इट मीन्स कि 33.33 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी वो बहुत ही जटिल गरीबी में है, यानी बहुत ही बुरी स्थिति में है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो 34 के आसपास है, यानी कि अगर उस पर प्रयास थोड़ा और किया जाए सरकार के द्वारा तो वो इस कट ऑफ के नीचे आ सकता है और गरीबी से बाहर हो सकता है। तो इसमें दोनों में हमें देखना पड़ता है। हेड काउंट रेशियो का मतलब हो गया नंबर्स, यानी कितने लोग भारत में गरीब हैं, और निर्धनता की जो व्यापकता है, तीव्रता है, ये इसके बारे में बताता है ए और एच। और इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एमपीआई निकल कर आता है, अर्थात कि हेड काउंट रेशियो एच, निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता ए, आपस में गुणा करने पर एमपीआई का मान निकाला जाता है। और निर्धनता के दायरे में शामिल लोग
या उनका अभाव और वंचन के स्तर दोनों को यह दर्शाता है। तो एमपीआई निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, H/A, हेड काउंट रेशियो, यानी कि कितने नंबर हैं, और ए का मतलब हो गया कि किस लेवल की गरीबी है उनके पास। क्या ऐसी गरीबी है कि जो एक समय का भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी गरीबी है कि जो 2 समय का भोजन तो इकट्ठा कर रहे हैं, भोजन तो कर रहे हैं लेकिन पोषण युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं। जो गरीबी रेखा की जो धनराशि तय की गई है तेंदुलकर समिति के द्वारा और भी अलग अलग समिति के द्वारा, क्या उनके अनुसार आंकड़े को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी गणना जो है कि राष्ट्रीय एमपीआई उप सूचकांक के अंतर्गत किए जाते हैं। बात करेंगे भारत में कितने संकेतक प्रयोग किए जाते हैं, तो एक आपने देखा होगा ग्लोबल स्तर पे भी एक एमपीआई का इंडेक्स जारी किया जाता है। तो उसके तो 10 मूल संकेतकों का भारत के द्वारा प्रयोग किया गया है, लेकिन साथ में 2 अन्य संकेतक जोड़े गए, जिसमें एक होता है मातृ स्वास्थ्य यानी कि मदर की हेल्थ देखी जाएगी, और दूसरा होता है बैंक खाता, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है। क्यों पूछा जा रहा है बैंक अकाउंट, ताकि भारत में जो डीबीटी योजना के तहत जो भी लाभ दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, यानी जो भी योजना का लाभ पैसे के रूप में उस व्यक्ति के खाते में तुरंत पहुंच रहा है कि नहीं। तो कितने ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाते अभी बिल्कुल हैं या बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों स्तरों को और जोड़ दिया गया है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, और लाइक कर दिया करिए अगर वीडियो अच्छी लगे। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदी मीडियम के लिए विजन आईएएस के लिए बेहतर कंटेंट मंथली मैगजीन का ग्लैंस एकेडमी चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। उससे बेहतर और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा हिंदी मीडियम के। ये मेरा आपसे वादा है, आप पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए और फिर ग्लैंस एकेडमी की विश्वसनीयता पर आप देखिएगा कि क्या खरे उतरते हैं हम लोग। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब इसमें जो संकेतक होगा 12, क्योंकि 10 तो हमने ले लिए ग्लोबल स्तर के और 2 ले लिए अपने इंडियन स्तर पे। तो स्वास्थ्य, अब इनको ध्यान देना कि इनको 3 मेन कैटेगरी में तोड़ा जाता है। एक होता है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा होता है लाइफ स्टाइल। इट मीन्स कि हेल्थ में कितने पॉइंट होंगे, 1 2 3, एजुकेशन में 1 2, और फिर बचे हुए जितने भी होंगे कितने, 7 जो स्तर होंगे वो जीवन स्तर में देखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि हेल्थ के अंतर्गत पहले तो ये देखा था पोषण, कि उनके परिवार में एक भी सदस्य कुपोषित नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक भी सदस्य कुपोषित है तो उस परिवार को वंचित माना जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी तो ये दिखा रहा है कि कोई परिवार वंचित यानी गरीबी में कब आएगा, एमपीआई के अंतर्गत कब शामिल किया जाएगा, अगर वो व्यक्ति कुपोषित है या उसके परिवार में कोई भी एक सदस्य कुपोषित है। इट मीन्स कि उसे पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाया। दूसरा, बाल और किशोर मृत्यु दर, अगर 18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई है, या फिर सर्वे की तारीख से जो कि 5 साल की पहले की अवधि में हुई, तो भी हम उसे मान लेंगे कि हेल्थ का स्तर बहुत खराब है। और ये जो मातृ स्वास्थ्य है, ये ग्लोबल से अलग हमने जो ऐड किए हैं, 2 ऐड किए थे, मातृ स्वास्थ्य अर्थात कि मदर हेल्थ, साथ ही साथ हमने एक बैंक खाते को, ये 2 पॉइंट हमने ग्लोबल संकेतक से अलग जोड़े हैं। इसमें यह माना जा रहा है कि कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल अगर प्राप्त न हुई हो, अर्थात कि किसी महिला को जिसने जब बच्चे को जन्म दिया है और पिछले कम से कम 4 प्रसव अर्थात कि 4 बच्चों की देखभाल के दौरान उसे किसी प्रकार की देखभाल नहीं मिली है, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य के स्तर पर वंचित मानेंगे, अर्थात गरीबी में आएगा। वहीं शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो स्कूली शिक्षा के 1/6 पॉइंट है, और स्कूल अटेंडेंस अर्थात 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाया। इट मीन्स कि आर्टिकल नंबर 21A के तहत राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाती है। इट मीन्स कि क्लास 1 to 8 जो फ्री एजुकेशन की बात होती है, क्लास 6 to 14 ईयर्स के, अगर उसे भी वो एजुकेशन नहीं मिली तो इट मीन्स कि वो एजुकेशन के लेवल पर भी कितना गरीब है। वहीं स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया कि जो उसे कक्षा 8 में होना चाहिए था। अब जैसे 14 साल के बच्चे को क्या होना चाहिए, क्लास 8 में होना चाहिए, लेकिन वो 14 साल की अवस्था में काम कर रहा था, किसी होटल पे काम कर रहा था, 12 साल की उम्र में कोई काम कर रहा है और वो क्लास 6 7 में नहीं पढ़ पाया, तो इसका मतलब एजुकेशन के लेवल पर भी वो गरीबी के काउंट करिए जाएंगे। इसी तरीके से जीवन स्तर की बात करेंगे तो जीवन स्तर में कुकिंग फ्यूल के स्तर पे गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल, कोयले से भोजन आज भी पका रहा है। इट मीन्स कि आज भी वो उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में शामिल नहीं है, उसके घरों में ईंधन के लिए गैस की जैसी व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन कनेक्शन नहीं है, या फिर साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं है। जैसे भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके शहरी और ग्रामीण स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है,
लेकिन उस व्यक्ति के परिवार के पास शौचालय की व्यवस्था का भी अभाव है। वो आज भी सुबह सुबह खेतों में जो है कि लोटा लेके जाते हैं पानी लेकर, अपने आप को वहाँ पे शर्मिंदगी महसूस होती है, तमाम चीज़ें हैं, हाइजीन है, प्रॉब्लम्स हैं, खेतों में बहुत बीमारियां होती हैं। तो आज तक उनके पास कोई शौचालय नहीं पहुंचा, साथ ही पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। कम से कम 30 मिनट की दूरी लगती है अगर वो अपने घर से किसी नियरेस्ट पॉइंट पे पानी लेने जाते हैं, महिलाएं स्पेशली राजस्थान के क्षेत्रों में, तो अगर आधा घंटा लगता है उन्हें पानी लेने के लिए, तो इसका मतलब पेयजल की भी दिक्कत है। वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, कोई पहाड़ी क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ बिजली की कनेक्टिविटी नहीं पहुंचाएगी, उपयुक्त लेवल पर आवास नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चल रही है, उसके तहत अगर उसके पास आवास भी नहीं है, या फिर परिसंपत्ति के रूप में कोई रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, कार या ट्रक, कुछ ऐसे संसाधन वाले कोई ऐसी परिसंपत्ति नहीं है जो उसके पास हमेशा रहती हो, जिसका वो प्रयोग करता हो, इन चीज़ों का भी अभाव देखने को मिलता है। या फिर जो एक और हमने पॉइंट जोड़ा है जीवन स्तर में बैंक खाता, जो कि ग्लोबल मतलब जो मानक होते हैं उनसे अलग हमने जोड़ा कि किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाकघर खाता नहीं। तो इस तरीके से आप देखोगे जैसे कि जनधन योजना, जो लगातार ये क्लेम किया जा रहा है कि लगभग 35 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इस बार बिहार जो है कि टॉप पर रहा है जनधन खाते खोलने में। पिछली साल यूपी टॉप पर था जनधन खाते खोलने में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास ये खाते भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि ये जो हमने एमपीआई के तीनों लेवल की बात की, डिफरेंशिएट करके स्वास्थ्य की, एजुकेशन की और लाइफ स्टाइल जीवन स्तर की, इन तीनों स्तरों पे अगर हम देखते हैं कि कौन से व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को एमपीआई के संकेतक रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय या लिटरेसी या जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों ही एचडीआई के संकेतक होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्योंकि हमने जो एमपीआई के संकेतक पढ़े वो आपकी प्रति व्यक्ति आय नहीं है, बल्कि आप देखोगे वहां पे पहला क्या था, स्वास्थ्य की बात हो रही थी, दूसरे में हमने देखा साक्षरता की बात, शिक्षा की बात, और तीसरे में जीवन स्तर है, न कि जीवन प्रत्याशा। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एमपीआई वर्सेज एचडीआई की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बेसिक आपके मानक पता होने चाहिए, इसमें कैटेगरी अलग अलग होनी चाहिए। और हम अगर बात करते हैं कि जो नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है उसमें क्या ड्रास्टिक चेंज आया, क्या जबरदस्त परिवर्तन आया, तो पहला परिवर्तन देखने को मिलता है 2015-16 से लेके 19-20 या 19 से 21 के बीच में काफी लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। जैसे 15-16 में 24.85% लोग पूरे भारत के गरीबी रेखा में थे, अब वो घट के क्या होगा 14.96। मतलब मैं कहूँ कि 100 में से मान के चलिए कि लगभग 25 लोग गरीब थे पहले, और 75 लोग क्या थे, सही थे, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर थे। तो 25 लोग गरीब थे, लेकिन सरकारी योजनाओं और सरकारी प्रयासों का परिणाम यह निकला कि 19 से 21 के डाटा में यह बताया गया कि लगभग 100 में से अब 25 नहीं, केवल 15 लोग गरीब हैं और 85 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। और इनकी अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें कि ये जो 10% का जो चेंजेस दिख रहा है, 24 से घट के 14, ये 10% भारत का पूरा 13.5 करोड़, यानी कि 13.5 करोड़ लोग क्या हो गया, इस दायरे से बाहर आ गए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक या तीव्र गिरावट देखने को मिलती है, लगभग 32.5 से 19% पे आ गए, लगभग 12% की गरीबी कम हुई। और शहरी क्षेत्रों में हालांकि गिरावट इतनी तेजी से नहीं दिखी, 8.5 से केवल 5% पे ही हुए हैं, यानी 3.5% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। तो अब यहाँ पे प्रीलिम्स के स्तर पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पे सबसे अधिक गरीबी से लोग बाहर हुए या शहरी स्तर पे सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर हुए। तो ये चीज आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ कितना प्रतिशत चेंजेस आया, 24.85 से 14.96 तक आ गया। और अगर हम बात करें गरीबी की व्यापकता की, इसमें बात करेंगे जो हमने देखा, जो स्कोर था वो आपका देखेंगे मतलब प्रतिशत के रूप में, तो 47.14 से 44.39 हो गया। और सुधार कितना हुआ, H/A, मतलब एमपीआई की जो मानक है उसमें 0.117 से घट के 0.066 हो गया, यानी काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। और इन 12 संकेतकों में मुख्य रूप से जो ऐसे संकेतक थे जिन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकलने में मदद की, तो पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा में वर्ष, सैनिटेशन और खाना पकाने के ईंधन ने एमपीआई मान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आप देखोगे पोषण और स्कूली शिक्षा में एमडीएम
जो कि मिड डे मील योजना प्राइमरी स्कूलों में चलाई जाती है 6 से 14 वर्ष के स्कूलों में, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसने बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना शुरू किया। वहीं ईंधन के लिए उज्ज्वला स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। उज्ज्वला स्कीम में लगभग 9 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया, 9 करोड़ लोगों को ये सुविधाएं पहुंचाएगी। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से एजुकेशन फैसिलिटी बच्चों के घर घर पहुंचाएगी। और भी इस तरीके के अक्रॉस पूरे बियॉन्ड द इंडिया में जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इन सभी ने एमपीआई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और राज्यों के प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली, यानी सबसे अधिक जो गरीबी रेखा से बाहर हुए लोग, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां पे सर्वाधिक गिरावट हुई। और यहां पर क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से लोग जो है कि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और अब हम बात करेंगे ग्लोबल स्तर के एमपीआई की, तो देखिए 2010 में जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था यूएनडीपी, इसके और साथ ही साथ ओफी अर्थात ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल, इन दोनों के द्वारा इसको जारी किया जाने लगा 2010 से। इसमें 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक किया जाता था, और इन्हीं 10 में 2 भारत के द्वारा और जोड़ लिए गए। एक तो था मातृ सुधार या मातृ स्वास्थ्य, और दूसरा था बैंक खाते। इन दोनों को इंक्लूड करके 12 कंपोनेंट्स पे नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी करनी शुरू की। लेकिन ग्लोबल एमपीआई ये कहता है 2023 की रिपोर्ट में कि लगभग 6.6 अरब आबादी में 1.1 अरब लोग अभी भी निर्धनता की श्रेणी में हैं, जो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, और इसको दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात गरीबी से इन्हें बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था पहला टॉपिक डिस्कस किया गया। जो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ग्लैंस एकेडमी से बेहतर किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है कि वहाँ पे ट्रैक करिए और उसका कंपैरिजन करिए। फिर आपको बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा अपना कि सर हाँ वहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, हमारे में ये कमी है, तो हम उस कमी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की बात करेंगे। जीएसटी भाई क्यों चर्चा में है, जीएसटी में ऐसी क्या खासियत हो गई? तो देखिए जीएसटी का 6ठा जीएसटी दिवस मनाया गया, यानी जीएसटी @6 सरलीकृत कर समग्र विकास विजन के नाम से एक थीम शुरू की गई। और इसमें हमने देखेंगे कि जीएसटी के बारे में क्या बात है, क्योंकि जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपके 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई 2023 को इसके टोटल 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 6ठा सेलिब्रेशन एक तरीके से मनाया गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये ले लीजिए कि जीएसटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सन 2000 में जीएसटी के लिए विचार प्रस्तुत किया गया था फर्स्ट टाइम, और जो कि विजय केलकर टास्क फोर्स जो है कि गठित भी किया गया था उस समय। तो ये छोटी सी जानकारी थी, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है, और आरओ की जो क्लासेस हैं वो भी आपको वहाँ पे अपडेट की जाती हैं, पीडीएफ मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएसटी एक कैसी कर प्रणाली है, एकीकृत कर प्रणाली है। एकीकृत का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो कि सेंटर और स्टेट में सेम टू सेम फॉलो होगी। अर्थात कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई सारे अप्रत्यक्ष करों को रिप्लेस कर दिया गया। जैसे स्टेट के द्वारा लगता था स्टेट वैट यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स, उसी तरीके से सेंटर के द्वारा लगता था सेन वैट, सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। तो ये अलग अलग जो टैक्सेस थे, इनको रिप्लेस करके एक टैक्स का सिस्टम लाया गया। यूँ कह सकते हैं कि एक मार्केट यानी एक बाजार एक कर व्यवस्था, इस तरीके से सिस्टम को लाया गया, और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। हालांकि जीएसटी ने दोहरी संरचना को अपनाया है, जिसमें एक तो होता है सीजीएसटी केंद्र सरकार का, और एक होता है राज्य जीएसटी अर्थात एसजीएसटी हम कहते हैं। जो टैक्स आपको केंद्र सरकार को मिलेगा उसके लिए सीजीएसटी लिखा जाएगा, सी फॉर सेंट्रल, और जो राज्य सरकार को मिलेगा उसे हम एसजीएसटी लिखेंगे, एस फॉर स्टेट। एक और टैक्स लगता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो क्या होता है अंतर राज्य आपूर्ति और आयात पर। जैसे मान लीजिए एक राज्य है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से किसी राज्य के द्वारा सामान मंगाया गया, फॉर एग्जांपल यूपी ने सामान मंगाया, तो ये क्या हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है। या अगर हम कहें कि बिहार के द्वारा सामान भेजा गया वेस्ट बंगाल को, तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार हो रहा है, इसी को हम कहेंगे, इसके अंतर्गत जो टैक्सेशन व्यवस्था होगी वो आईजीएसटी के अंतर्गत आएगी। हालांकि इसको कलेक्ट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, ध्यान देना, लेकिन ये डेस्टिनेशन बेस्ड उन राज्यों के साथ साझा कर दिया जाएगा जो इसमें शामिल होंगे। तो आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करता है? ये आपका इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होता है, इसे केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और उन राज्यों के साथ साझा कर दिया जाता है जो इसमें राज्य शामिल होते हैं।
एक यहीं पे इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 279A के तहत इसका गठन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, और इसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। ध्यान देना, इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इट मीन्स कि जो आपके पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 36 हो गया आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के। इन दोनों को मिला के इसके जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे वो लोग भी शामिल होंगे और केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि क्या पहले से जो टैक्सेस लग रहे थे, जिसको हम लोग कहते थे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, क्या वो दोनों पर्याप्त नहीं थे? जो 1 जुलाई 2017 को एक नई व्यवस्था लानी पड़ी। पिछले 70 सालों से तो हम उसी घिसी पिटी टैक्सेशन व्यवस्था में चल रहे थे। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि सेंट्रल टैक्स को हटा के, स्टेट टैक्स हटा के, सबको हटा के आपने सीधे जीएसटी लगा दिया? तो पहली जरूरत थी कि एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करनी थी, कि एक ऐसी बाजार की स्थापना की जाए जो एकल हो, जिसमें टैक्सेशन व्यवस्था एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। जटिल कराधान व्यवस्था को बाहर कर दिया जाए। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी ना कि किस स्टेट को देना है, किस सेंट्रल को देना है, हमने सामान किस राज्य से लिया, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आ रहा है तो उसमें कैसे हम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इसको समाप्त किया गया। टैक्स कैस्केडिंग, जो टैक्स कैस्केडिंग है, इससे निपटने में हेल्प हुई। अब आप कहोगे सर टैक्स कैस्केडिंग क्या होता है? तो देखिए, इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, कैस्केडिंग प्रभाव भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 40 रुपए का सामान लिया और इस 40 रुपए में 32 रुपए का सामान था प्लस 8 रुपए का टैक्स था। ओके, ये 40 रुपए हो गया। लेकिन जब इसके आगे ये और फुटकर विक्रेता के पास जाता है, कस्टमर तक जाता है, तो वो क्या करता है विक्रेता? 32 रुपए पे टैक्स लेगा ही लेगा, साथ ही साथ वो 8 रुपए पे टैक्स और ले लेगा। तो 32 पे टैक्स जो भी लिया तो ये हो गया 36, और 8 रुपए पे जो भी टैक्स लिया मान लीजिए ये हो गया 4 नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ 9। ठीक है, सॉरी, टैक्स कम कैसे हो जाएगा? हाँ, 8 पे टैक्स लिया उसने, तो ये आप देखिए कि 8 पे जो टैक्स लिया वो मान लीजिए 12 ले लिया, तो 36 12 कितना हो गया? ये हो गया आपका 48। तो 40 रुपए का सामान बढ़ के क्या हो गया? 48 रुपए। लेकिन यहाँ पे 8 रुपए ऑलरेडी हमने टैक्स दिया था और फिर 8 रुपए पे भी हम 12 रुपए टैक्स दे रहे हैं। इट मीन्स टैक्स के ऊपर टैक्स देना, ये कैस्केडिंग प्रभाव कहता है। कहने का मतलब है एक टैक्स पे दोबारा टैक्स देना। तो ऐसी समस्या को दूर करना था। साथ ही साथ तकनीकी इस्तेमाल करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे भी निजात पाना था, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को बढ़ावा देना। क्योंकि जितने भी एफडीआई यानी कि इन्वेस्टमेंट आते हैं, या प्राइवेट कंपनी होती हैं, या एमएनसीज जो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये लोग जब भारत में अपना बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो इन्हें जो टैक्सेशन प्रणाली थी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी, और बार बार इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या यूँ कहें कि एपिलिएट में अपना दरवाजा खटखटा के मुकदमे का समाधान करना पड़ता था। ऐसी व्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग खराब हो रही थी, तो भारत की इस रैंकिंग को भी सुधारना था। साथ ही साथ कर संग्रहण की लागत जो थी, उच्च जो लागत थी, उसे कम करना। इट मीन्स कि क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने मान लीजिए 8,000 रुपए टैक्स का कलेक्शन करना है इस वर्ष में, लेकिन उस टैक्स कलेक्शन के लिए जितने भी अधिकारी, जितने भी स्टाफ, जितना मैकेनिज्म लगाया, उसके लिए 11,000 रुपए खर्च करने पड़ गए। तो इससे क्या फायदा हुआ भाई? सरकार को 3,000 रुपए का तो उल्टा घाटा ही हो गया ना, कि 8,000 रुपए टैक्स कलेक्शन करने के चक्कर में 11,000 रुपए नुकसान करना पड़ रहा है। वही बात हो गई कि आपके लिए जो सामान खरीद रहे हो आप, वो मान लीजिए 100 रुपए का है और उसे खरीदने के लिए आपने 400 रुपए लगा दिए, तो क्या फायदा निकला? इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी को हम कहते हैं कर संग्रहण की जो उच्च लागत थी उसे भी कम करने के लिए। और अदर पॉइंट्स में आप देखोगे कर अपवंचन में जो लगातार वृद्धि हो रही थी, अपवंचन का मतलब होता है कर चोरी, यानी कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं अपना टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स को फाइल नहीं करते, गलत तरीके से दिखाते हैं कि हमारे पास कोई सरकार का टैक्स है ही नहीं। तो इसमें भी वृद्धि करनी जो हो रही थी लगातार, इसको कम करना था, कर अपवंचन को समाप्त करना था, और टैक्स बेस जो हमारा कम था ना उसे बढ़ाना था। टैक्स बेस का मतलब हो गया कि आज लगभग पूरे भारत की लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, या 1% से अधिक, या जनसंख्या में अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 करोड़ लोग ही हैं जो टैक्स को फॉलो करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स फाइल किया होता है, टैक्स दिया होता है। लेकिन इसी टैक्स बेस को जो कम रहता है, इसको बढ़ाने की बात की जाती है। यानी अब ये जनसंख्या कम से कम बढ़ के 25 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए, अर्थात पूरी जनसंख्या के लगभग 5% लोग तो टैक्स दें कम से कम। तो ये वाली बातें यहाँ पर थी, इस वजह से जीएसटी लाने का प्रावधान किया गया। तो जीएसटी का प्रभाव क्या हुआ? जब जीएसटी लाया गया तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिले? तो पहला तो ये देखने को मिला कि सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिला, अर्थात जिसमें
इनकी जो बैठकें हो रही थी जीएसटी परिषद की, ये सहकारी संघवाद का उदाहरण बना, क्योंकि इसमें केंद्र के वित्त मंत्री और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के जो प्रतिनिधि थे, जो टोटल 36 प्रतिनिधि थे, ये आपस में शामिल होकर बैठते थे, चर्चा करते थे। जो भी नई टैक्स रेट बढ़ानी होती थी या घटानी होती थी, उस पर डिटेल से डिस्कस किया जाता था। ये सारी चीजें थी। वहीं कर के बोझ में कमी आने लगी, अर्थात कर की दर कम होने से कई सारी जो वस्तुएं थी या जो प्रॉब्लम थी उसमें गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ करदाताओं को अतिरिक्त लाभ मिला, क्योंकि जो टैक्स पेयर थे ना, उनको आसानी से टैक्स पे करने में जो है कि प्रॉब्लम कम हुई। अब कर के बोझ में जो टैक्स की प्रॉब्लम होती थी वो कम देखने को मिली। और एमएसएमई सेक्टर को भी लाभ मिला। कैसे मिला भाई एमएसएमई सेक्टर को लाभ? क्योंकि जैसे कंपोजिशन स्कीम हो गई, वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न हो गया, इन सभी के अनुपालन से एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिला। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी कुछ प्रॉफिट मिलने लगा कि जो व्यक्ति या जो इंडस्ट्री या जो स्टार्टअप टैक्स नहीं भरते थे, उनको भी टैक्स भरने के लिए अब क्या किया गया? प्रेरित किया गया। मजबूर नहीं किया गया, प्रेरित किया गया। यहाँ पर वर्ड को ध्यान रखना है। और आगे अगर हम देखें तो एक और पॉइंट है कि राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होने लगी। ये बताया जा रहा है कि जून 2023 तक जितना भी राजस्व कलेक्ट किया गया था, वो जून 2022 की अपेक्षा 12% अधिक रहा। अगर मैं कहूं कि जून 2022 तक अगर केवल और केवल 80 नहीं कहूँगा, मैं इजी कॉन्टेक्स्ट कर लेता हूँ कि 100 रुपये की जो है कि टैक्स का कलेक्शन किया गया जून 2022 तक, लेकिन जून 2023 तक यानी पिछले एक साल में जो वृद्धि देखने को मिली वो 112 रुपये की टैक्स कलेक्शन की वृद्धि देखने को मिली। तो ये भी अच्छा रहा। फिर वहीं राजस्व में या कर में उछाल देखने को मिला। कर में उछाल का मतलब है कि जो जीएसटी लागू होने से पहले इसकी दर 0.72 थी, अब लागू होने के बाद 1.22 हो गई, अर्थात कि टैक्स बॉयंसी हो गई। कहने का मतलब हो गया कि जैसे जैसे जीएसटी में सुधार किया गया, इससे बहुत सारे लोगों ने अब टैक्स को फाइल करना, टैक्स पेमेंट करना, यानी टैक्स को भरना आसान समझा। और आसान होने की वजह से लोगों ने ईमानदारी पूर्वक टैक्स को भरना शुरू किया। पहले टैक्स भरने की व्यवस्था बहुत जटिल हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, इस जटिलता से बचने के लिए अपने आप को चोरी करने लगते थे, टैक्स की चोरी करते थे। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आया। वहीं बाजार एकीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता मिली, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक कराधान संरचना ये सभी स्टैब्लिश हुई, तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अच्छी हुई, एफडीआई की रैंकिंग अच्छी हुई। साथ ही साथ बाजार का एकीकरण हो पाया, सभी स्टेट एक जैसा व्यवहार कर रहे थे, सभी स्टेट केंद्र के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे थे। जैसे सीजीएसटी आपका हो गया, जैसे अगर मैं कहूँ सीजीएसटी हो गया, वहीं एसजीएसटी हो गया, और वहीं पे आईजीएसटी हो गया। अब ये जो एसजीएसटी आईजीएसटी है, ये प्रत्येक राज्यों के लिए एक जैसा था, तो किसी भी राज्य के बीच में भेदभाव की स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर एक और चुनौती आती है कि जीएसटी अच्छा तो था, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू तो किया गया, लेकिन आज भी इसके इम्प्लीमेंट में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जीएसटी को अभी भी अपनी पूरी क्षमता से लागू होने में काफ़ी समय लग रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत सारी खामियां देखने को मिली कि जीएसटी पोर्टल, ई वे बिलिंग, इन सभी में तकनीकी बाधाएं आ रही थी, जिससे आज भी क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम जो है कि बनी हुई थी और वांछित प्रगति देखने को नहीं मिली। जीएसटी अपील अधिकरण की अनुपस्थिति, यानी कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अभी भी बहुत सारी अनुपस्थिति होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। जो टैक्स पेयर लोग होते हैं उनके लिए कोई भी ऐसा जीएसटी अपीलेट फोरम नहीं है जहां पे लोग अपने टैक्स से संबंधित विवाद का मुकदमा दायर कर सके। इसकी वजह से जो टैक्स पेयर होते हैं उन्हें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, या सुप्रीम कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो ऑलरेडी यहाँ पे दीवानी और फौजदारी मुकदमे पहले से चल रहे होते हैं, लेकिन अब जीएसटी समय जो कर का मुकदमा होता है वो भी यहीं पर आने लगता है। तो ऑलरेडी इतनी पेंडिंग्स पड़ी होती है कि ये पेंडिंग्स और बढ़ जाती हैं और वर्कलोड बढ़ जाता है न्यायालय पे। वहीं करदाताओं के भरोसे में भी फिर गिरावट आने लगती है। भारी संख्या में ये याचिकाएं दायर की जाती कोर्ट्स में, और जीएसटी कानून के कठोर कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया जाता है कि जीएसटी का जो पालन है ना, वो काफ़ी कुछ अभी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी जटिल है, इसमें अभी भी सरलता करने की आवश्यकता है। वहीं कर चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित फिर दावे आने लगते हैं, क्योंकि 304 सिंडिकेटों का अभी तक भंडाफोड़ किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 9000 से अधिक ऐसे हैं जीएसटी नंबर जो कि फर्जी हैं, जिनके आधार पे बहुत लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अच्छा, सिंडिकेट्स क्या होते हैं? सिंडिकेट्स एक तरीके की ऐसी कंपनी होती है दोस्तों, जो ब्लैक मनी को क्या करती है, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारी आज भी भारत में सिंडिकेट्स कंपनियां चलाई जा रही हैं, जो ब्लैक मनी को या मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से काले धन को सफ़ेद धन में बदल दे रही है, लीगल कर दे रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पैरेलल, जिसको हम कहते हैं समानांतर इकोनॉमी लेके चल रही है, समानांतर अर्थव्यवस्था को संचालित कर रही है, जो कि किसी भी देश की
जीडीपी और इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। तो ये सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन वहीं सरकार के द्वारा कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं सुधार के लिए, जैसे सूचना का साझाकरण करना, अर्थात कि पीएमएलए एक्ट जो होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों में संशोधन किया गया, और जिसके तहत ये बताया गया कि जो ईडी होगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जीएसटी नेटवर्क के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान की गई। यानी ईडी को अब जो भी जानकारी मिलेगी ना, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत या फिर फेमा के तहत जो भी जानकारी ईडी को मिलेगी, वो उसकी जानकारी जीएसटी नेटवर्क के साथ साझा करेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। वहीं और प्रौद्योगिकी में भी कुछ ना कुछ एडवांस किया गया, जैसे आईटीसी का सत्यापन करना, ई वे बिल का सत्यापन करना, अद्वैत द्वारा इन सभी चीज़ों को शामिल करना। अद्वैत क्या है दोस्तों? तो 2021 में शुरू किया गया था, जो स्पेशली क्या करेगा, अप्रत्यक्ष करों के लिए एक प्रमुख विश्लेषण परियोजना है। जैसे इसका उद्देश्य होगा अप्रत्यक्ष कर राजस्व को बढ़ाने के लिए, करदाता आधार को बढ़ाने के लिए और डेटा संचालित कर नीति का समर्थन करने के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। वहीं पंजीकरण मानदंडों को सख्त करना, अर्थात जीएसटी अधिकारी मौजूदा और नए पंजीकरण दाताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और जियो टैगिंग शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी आप प्रमाणित करोगे, अर्थात जिसको भी जीएसटी नंबर दोगे, तो उसके पूरे डाटा को आप बायोमेट्रिक के माध्यम से सेव करोगे, ताकि भविष्य में ही पता किया जा सके कि कोई फौजरी तो नहीं हो रही है, कोई फॉल्सबाजी नहीं हो रही है, कोई झूठी तो फर्जी तो जो है कि जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है किसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हम डिटेलिंग से चेक कर पाएंगे। और रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को मजबूत करना, जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, कि जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जो आप पैन कार्ड और आधार कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कि हम ट्रैक कर सके, और जो रिटर्न फाइल हो रहा है वो सही रिटर्न फाइल होना चाहिए। और एक यहाँ पे छोटा सा वर्ड दिया हुआ है, जीएसटी नेटवर्क, बार बार आ रहा है आपके सामने। तो देखिए, गैर लाभकारी कंपनी होती है जो कि जीएसटी काउंसिल जो होती है, परिषद में ही जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। और जीएसटी नेटवर्क में 100% जो शेयर स्वामित्व है वो सरकार का होगा, जिसमें 50% शेयर केंद्र सरकार के पास होगा और 50% शेयर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगा। इट मीन्स कि 100% तरीके से वो गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन उसमें 50% केंद्र सरकार का योगदान और 50% जो स्वामित्व होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, और इसी में हम देखते हैं कि जीएसटी को और भी अधिक एडवांस बनाने के लिए जो आगे की राह हो सकती है कि कर दरों का युक्तिकरण करिए। यानी जो रेट होती है, जैसे हम लोग कहते हैं 5% हो गई, 12% हो गई, 18% हो गई, 28% हो गई, तो इनमें कुछ ना कुछ क्या करिए, आप युक्तिकरण का प्रयोग करिए, अर्थात कि रीजनल जो रेट है उनको रखिए। कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन कीजिए, यानी जो भी टैक्स फाइल करने की जो अनुभव है उनको सरल बनाइए और लीकेज रोकने के लिए नियम बनाइए नए नए। और प्रौद्योगिकी का उपयोग करिए, जैसे ई रिटर्न, ई चालान, ई वे बिल, आधार प्रमाणीकरण। इसके माध्यम से हम जीएसटी को और भी पुख्ता कर सकते हैं। ऑडिट, मूल्यांकन और जांच को सुव्यवस्थित करना और कर नेटवर्क का विस्तार करना, जैसे शराब, पेट्रोलियम, अन्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि आज भी शराब, पेट्रोलियम और जो इस प्रकार के उत्पाद हैं उस पर अभी भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये स्टेट का इनकम करने का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। तो अभी भी जो शराब हो गया या पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन पे जो टैक्स लगता है वो सरकार, राज्य सरकारें तय करती है। कौन तय करता है? स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, और ये हर गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तय किया जाता है। हर राज्य का यहाँ पे प्रतिशत अलग अलग देखने को मिलेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली में जो मतलब शराब मिल रही है जिस रेट पे, वो रेट आपको यूपी में नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि वो रेट आपको हरियाणा में ना मिले। तो कई सारे जो एनसीआर रीजन की जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली में आके शराब खरीदते हैं, क्योंकि दिल्ली में शराब सस्ती मिलती है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शराब के रेट अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में जो शराब है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सस्ती है। इट मीन्स कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शराब और पेट्रोलियम पदार्थों पे टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जीएसटी के अंतर्गत इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने, जो छोटा सा टॉपिक है इसके अंतर्गत, वो है ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि ये भी जीएसटी से संबंधित है। यहाँ पर जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लागू कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो गेमिंग है या जो रॉयल गेम माने जाते हैं, कसिनो वगैरह खेलना, इन पे अब 28% जीएसटी होगा, लेकिन आपसे किस पे लिया जाएगा, ये भी तो बात होनी चाहिए। तो जीएसटी गेम में जब आप एंट्री करते हो ना, तो एंट्री करते समय आपने जो भुगतान की गई है प्रारंभिक राशि, उसी पर केवल लगाया जाएगा, न कि प्रत्येक दांव के कुल मूल्य।
अब जैसे प्रत्येक दाव में आप अलग अलग मूल्य लगा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उस मूल्य में क्या है कि कुछ आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो। मान लीजिए आप 100 रुपये लेके कसिनो में घुसे मेरे दोस्तों, और 100 रुपये में से आपने क्या किया, प्रारंभिक स्तर पे 50 रुपये लगाए और आपने वो जीत लिए, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 150 रुपये, क्योंकि 100 रुपये तो आप लेके आए थे, जिसमें 50 लगाए, 50 और जीत गए। अब उसी 150 में से आपने फिर क्या किया, 30 रुपये पे लगा दिया, और 30 के बदले आप 90 रुपये जीत गए। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 60 रुपये, 150 रुपये पहले से 210 रुपये हो गए। तो हर स्टेप पे यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल टैक्स लगेगा कि पहली बार आप एंट्री जब की आपने कसिनो में, तो कितने रुपए लेके की, आपने कहा कि सर मेरे पास 100 रुपये खेलने के लिए, तो बस इसी पर 28% जीएसटी लगेगा। इसके बाद आप जितना भी आप खेलते जाएंगे, हर दाव पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो टैक्स है ये प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया जाएगा, चाहे उसमें आपको स्किल की आवश्यकता हो या चांस बेस्ड। जैसे लूडो हो गया, ऑनलाइन आप लूडो देखते हैं, रमी सर्कल देखते हैं, ये सब कभी कोई संयोग के आधार पे होता है कि आप जीतते भी और हारते भी है। लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्किल की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप उसे खेलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं। जैसे आप देखोगे गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। जैसे गेम ऑफ स्किल में आप देखोगे कि इसमें विशेषज्ञता, अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, इसमें आप क्या करते हो, इसमें अपना फोकस करते हो कि भाई हम ड्रीम 11 पे जो टीम बनाए वो कैसे हम बनाए। और गेम ऑफ चांस में क्या है, जैसे लूडो हो गया, पोकर हो गया, लॉटरी हो गया। तो अब दोनों प्रकार के गेम पे, चाहे वो स्किल के ओरिएंटेड हो या चांस ओरिएंटेड, इन पर जीत के बाद जो भी राशि प्राप्त होगी उस पर 30% जो TDS का भुगतान भी करना होगा और 28% जीएसटी भी लगेगा। तो 30% जो TDS होता है ना दोस्तों, टैक्स डिडक्शन सर्विस, इस पे भी लगेगा और 28% जीएसटी भी लगेगा। तो अब इस प्रकार के गेमों पे बस यही यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। अब जरा बात कर लें अगर हम, तो ऐसी कंपनियों को स्वयं को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराना और कर का भुगतान करना होगा। इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय और राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधनों के बाद अब नए कर जो ये हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे जो नया कर लगने वाला है 28% का, ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएंगे। इसके लिए SGST और सेंट्रल जीएसटी के आधार पे जो चेंजेस होने होंगे, जो संशोधन करने होंगे, क्योंकि इससे पहले ये 18% जीएसटी में आते थे, तो अब ये 28% जीएसटी में आएंगे। और ऑनलाइन गेमिंग पर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो पहला प्रभाव कि सरकार को राजस्व की वृद्धि देखने को मिलेगी। जो 18% होती थी अब वो 28% होने लगेगी। वहीं नैतिक अवरोध के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि आप देखोगे कि गेम खेलने के मामले में ना आपका यूपी सबसे अधिक है। और गेम कौन खेलता है, 50-55 साल का बूढ़ा व्यक्ति कम खेलेगा ऑनलाइन, बल्कि सबसे अधिक यूथ खेलते हैं जो 14 साल से लेके 30 साल के बीच में होते हैं। और ये जो यूथ हमारे हैं, ये भारत के पिलर होने चाहिए थे, युवा शक्ति होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, गेम में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ना कोई स्किल सीखना होता है, बहुत सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं नैतिक अवरोध देगा। जब लोगों को लगेगा कि यार प्रॉफिट पे अब ज़्यादा पैसा कट रहा है, हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हम गेम खेलना बंद कर दें। और यह गेमिंग उद्योगों को विनियमित भी करेगा। जैसे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं गेम की, रमी सर्कल हो गया, ड्रीम 11 हो गया, पोकर हो गया, लूडो हो गया, कसिनो हो गया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको रेगुलेट भी कर सकेगा। ध्यान देना, इनको रेगुलेट भी करेगा। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि एफडीआई में कमी देखने को मिलेगी। लगभग यह निर्णय लेने से पहले ही $2.5 बिलियन का एफडीआई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है ऑनलाइन गेमिंग में। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है और आगे भी भावी एफडीआई को खतरे में डाल सकता है। जब लोगों को लगेगा, विदेशी कंपनियों को, कि यार ऑनलाइन गेमिंग में भारत बहुत सख्त हो गया है, तो वो हो सकता है एफडीआई इन्वेस्टमेंट न लाए और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर्स में वृद्धि हो सकती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि भारत में अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन गेमिंग के उद्योग में अगर हम देखें तो स्पेशली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स खेले जा रहे हैं, रोल प्लेइंग गेम्स और रियल टाइम स्ट्रेटजी या स्किल गेम्स भी बहुत सारे खेले जाते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि भारत में अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन गेमिंग की जो वर्तमान वैल्यूज है $2.6 बिलियन के करीब है। अनुमानित वृद्धि कितना है, जो 27% भी हो सकेगी। और यूजर बेस, तो भारत फैंटेसी गेम का एक सबसे बड़ा बाजार है। फैंटेसी गेम मतलब होता है काल्पनिक गेम, जिसे हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसे कि आपका पबजी हो गया, फायर हो गया, पता नहीं कौन सा फ्लाई फायर खेलते हैं आप लोग, लूडो हो गया, रमी सर्कल हो गया, और जूपी पे खेलते हैं। वो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब पर भी होते हैं, बहुत सारे वीडियो मेकर भी बीच बीच में स्पॉन्सर्ड करते हैं उनको। तो इस तरीके का आप देखो कि फैंटेसी गेम भारत में बहुत बड़े रूप में है, क्योंकि 18 करोड़ उपयोगकर्ता हैं भारत में। और ये तो केवल आंकड़े हैं दोस्तों,
हो सकता है ये 25 करोड़ से भी कम ना हो, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। और मैक्सिमम यूथ जो है कि इसमें इनबिल्ट है, जो कम से कम 17-18 साल का है, जिसको अपना करियर बनाना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, लेकिन वो ऑनलाइन गेमिंग करने में व्यस्त है। और रोजगार की बात करें तो इसमें रोजगार भी लगभग 2022 में 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। और एफडीआई की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए लगभग प्राप्त हुए एफडीआई के रूप में। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस भी है इसमें, लेकिन वही है कि प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, तो हम उसकी वजह से अपनी यूथ को खराब नहीं कर सकते। तो विनियमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहली चीज कि कराधान को और बेहतर और पारदर्शी किया जाए, ताकि ये जो 28% जीएसटी लगाई जा रही है, कम आयु में जुआ खेलने की प्रवृत्ति को रोका जाए। ऑनलाइन गेमिंग, अगर हम बात करें, ऑनलाइन गेम खेलने वालों के अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन गेम खेलते खेलते क्या कर पाए, सीमा हैदर को पाकिस्तान से उठा के ले आए भारत में, हमारे सचिन भाई कैसे आए थे, ऑनलाइन गेम ही तो खेल रहे थे, पबजी तो खेल रहे थे। पबजी खेलते खेलते कब एक दूसरे को रिवाइव करने लगे, कब एक दूसरे को प्यार करने लगे। ये तो वही बात हो गई कि क्रॉस इंटरनेशनल, यानी यहाँ पे तो ये गजबी खेल हो गया। और हेल्थ संबंधी, क्योंकि बहुत सारे तनाव, चिंता, अवसाद, दोस्तों यकीन नहीं करेंगे कि मेरे जानने में कई सारे ऐसे लोग थे जो रात 2-2 3-3 बजे तक गेम खेलते थे, और फिर सुबह क्या करते थे, 8 बजे ऑफिस जाना है या 8 बजे स्कूल जाना है या 8 बजे कोचिंग जानी है। तो भला 3 से 4 घंटे में आपकी नींद कैसे पूरी होगी? और रात भर आपने गेम खेला है तो आप कोचिंग में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, अपने वर्क में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में खेल ही खेल चलता रहेगा। तो ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बहुत सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रक्रिया में निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए और तकनीकी जोखिम को भी कम करने के लिए, जैसे साइबर हमलों के जो अटैक हो रहा है, वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है, इनको भी रोकने के लिए इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी है। तो अब यहाँ पर आप ऑनलाइन गेमिंग में अगर आप देखोगे कि जो हेडिंग है कि विनियमन से संबंधित भी चुनौतियां तो आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग को हम रेगुलेट करना आज से शुरू कर दे तो बहुत इजीली रेगुलेट हो पाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कि क्षेत्राधिकार को लेके, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है राज्य सूची का विषय है, और इस पे जो नियम बना रहा है वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बनाया जा रहा है, नोडल मंत्रालय। तो केंद्र और संघ को ले, मतलब राज्य को लेके जो संघवाद है उसकी चुनौती हो सकती है। नैतिक रुख बनाम राजस्व संग्रह, एक तरफ राज्य कहेगा कि भाई हमें 18% से बढ़ा के 28% का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ राज्य का कर्तव्य होता है कि लोगों में नैतिकता का विकास करे। तो इन दोनों में कॉम्प्लिकेशन होगा कि राज्य नैतिकता का विकास करेगा या राजस्व संग्रह करेगा। प्लेयर्स के अधिकारों की सुरक्षा, जो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं उनके जो अधिकार है, जो निजता है, जो प्राइवेसी है, उसका कौन जिम्मा लेगा भाई, इसकी कैसे जो है कि सुरक्षा की जा सकेगी। तो ये भी एक चुनौतियां हैं, लेकिन आगे की राह में बात यही चल रही है कि कानून स्पष्टता प्रदान करने के लिए विनियमन की बहुलता को कम करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहिए और घाटे की भरपाई के लिए गेम खेलते रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। जैसे होता क्या है, ऐसे जितने भी ऑनलाइन गेम्स होंगे कभी आप खेल के देखिएगा, तो शुरू में मान लीजिए आपने 20 रुपए का कोई गेम खेला, ऑनलाइन लूडो खेल लिया, पोकर खेल लिया, कुछ भी खेला, तो आप पहले गेम को तो जीत जाओगे और आपको 42 रुपए मान लीजिए मिल गया फॉर एग्जांपल, और दूसरा गेम खेलोगे तो हो सकता है तुरंत आप 30 रुपए हार गए, तो आपके पास बचे कितने, 12 रुपए, और आपने एंट्री कितनी की थी, 20 रुपए से, तो 8 रुपए के घाटा हुआ कि नहीं हुआ। और अब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे दोबारा 8 रुपए तो कम से कम जीतने हैं। आपने फिर खेला 12 रुपए के साथ, और 12 रुपए के साथ खेलने पे आप हार गए 7 रुपए, और आपके पास बचे 5 रुपए। एंट्री की थी 20 से, बचे 5, 15 रुपए का घाटा हो गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, लेकिन लोग खेलने के लिए हजार हजार रुपए तक इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी घाटे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए ही लगातार खेलते रहना। ये वही बात हो गई कि अपनी उधारी को चुकाने के लिए बार बार उधार मांगना किसी और से। तो इस प्रवृत्ति पे भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलेगी हमें। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, टैक्स बेस, जो अभी हमने छोटा सा पढ़ा था जीएसटी में टैक्स बेस, अब यहाँ डिटेल से समझेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांतों का प्रयोग करने की बात की है। पारदर्शिता, निष्पक्षता और कर अनुकूलन व्यवस्था का पालन करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। इन्होंने टैक्सेशन डिपार्टमेंट से कहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कि ये 3 विस्तृत सिद्धांत का पालन कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है कि आयकर के स्लॉट में आ सकें। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे, भारत की जो स्थिति है, जीडीपी की तुलना में कर अनुपात लगभग 11.1% है। कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए भारत की जो जीडीपी है 100 रुपए की, 100 रुपए की जीडीपी है, तो इसमें से लगभग 11 रुपए कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें टैक्स से प्राप्त होते हैं। और उस टैक्स में भी 6 रुपए हमें प्राप्त होते हैं डायरेक्ट टैक्स के रूप में, और 5.1 रुपीज प्राप्त होते हैं अप्रत्यक्ष कर के रूप में, यानी इनडायरेक्ट, अर्थात कि उसको हम जीएसटी कह देते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई आपको कि जीडीपी की तुलना में कितना एरिया कवर कर रहा है, 11.1, जिसमें
जो डायरेक्ट टैक्स है 6% और इनडायरेक्ट टैक्स है 5.1%। और यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था के औसतन 21% या OECD यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री डेवलपमेंट जो है उसके, यहाँ पे जो ये OECD ऑयल एक्सपोर्टिंग नहीं होगा, ये होगा ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसके औसत से 34% काफी कम है। यानी ये माना जाता है कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें टैक्स का रेशियो कितना होना चाहिए, 100 में से 21% होना चाहिए, और OECD के अनुसार 34% होना चाहिए, लेकिन भारत में कितना है 11%, तो काफी कमी देखी जा रही है। वहीं ITR फाइल करने की जो प्रॉब्लम्स है, कुल जनसंख्या का केवल 5.3% लोग ही ITR फाइल करते हैं, इसीलिए तो GST को बहुत सिंप्लिसिटी बनाया जा रहा है। वहीं निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में साल दर साल वृद्धि हो रही है। CBDT कहता है, जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स की होती है, ये कह रहा है कि 2023 में 17.67 से बढ़कर 16.61 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी इतना कलेक्शन भी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो है कि क्या हो रहा है, कराधान का बेस बढ़ता जा रहा है, टैक्स बेस बढ़ रहा है। तभी तो भाई अगर टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या कम है तो कहाँ से आपको टैक्स बेस अधिक मिलेगा, तो संख्या बढ़ रही है टैक्स पे करने वालों की, इसलिए टैक्स का कलेक्शन भी अधिक हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर भी समझनी होंगी कि फिर ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से अभी भी टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है। तो पहला है एक बहुत बड़े आकार में अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति होना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें पूरी तरीके से पता नहीं लग पाता है कि कितना लेन देन अक्सर नकदी के रूप में हुआ है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता है, इसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता अनौपचारिक क्षेत्र का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इसका रिकॉर्ड सही से नहीं मिल पाता। अब अनौपचारिक के रूप में क्या हो गया, गांव में आप देखोगे कि गेहूं के बदले कोई ना कोई दुकानदार से सामान खरीद लेता है, गांव में चावल के बदले खरीद लेते हैं, दाल के बदले खरीद लेते हैं। कभी कभी तो आप देखोगे गांव में जो लेडीज या महिलाएं जो बाल अपने सही करती हैं, बाल कॉम्ब करती हैं, कंघी करती हैं, तो जो बाल टूट के गिरते हैं ना, उनको भी इकट्ठा करके कुछ खरीद लिया जाता है बदले में। ऐसा हुआ है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं बार्टर व्यापार, अर्थात वस्तु विनिमय व्यापार कहते हैं इसके बदले, वस्तु के बदले वस्तु। तो इनकी काउंटिंग नहीं हो पाती, सेठ साहूकारों महाजनों से जो है कि मजबूरन सूद लेना पड़ता है, ब्याज लेना पड़ता है, तो इसकी भी काउंटिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम बनी होती है। वहीं कृषि आय पर बहुत सारी छूट दी जाती है, क्योंकि यह 60% जो भारतीय हैं, ये आय का प्राथमिक स्रोत है कृषि, और इस पे सरकार के द्वारा लगातार सब्सिडी दी जाती, छूट दी जाती, जिसकी वजह से टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पाता है और कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगभग अभी तक 5 लाख मामले लंबित हैं। मैंने अभी आपको बताया कि GST का कोई अपीलिएट नहीं है, यानी कि कोई न्यायाधिकरण नहीं है, जिसकी वजह से ये मुकदमे बहुत सारे पेंडिंग्स होते हैं। तो जब तक मुकदमों का निपटारा नहीं होगा, तब तक जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी फर्म ने क्लेम किया है, वो टैक्स को पे भी नहीं करती है, तो कर का बेस घट जाता है, और तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की भी हमें कमी देखने को मिलती है। इस वजह से हमारा टैक्स का बेस जो है कम होता है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। वो कदम मुख्य रूप से क्या क्या उठाए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, यानी बैंक खाते और आधार खातों के साथ पैन कार्ड को लिंक किया जा रहा है। अब जिसके भी बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, उसे पैन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक कार्ड से जब लिंक कर दिया गया बैंक खाते से, तो सारी की सारी जानकारी गवर्नमेंट को मिल रही है कि आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितनी आपकी इनकम क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, ये सभी जानकारी जो है कि उन्हें मिल रही है। वहीं नए डेटा स्रोतों की शुरुआत भी हो रही है, जिसमें लाभांश, ब्याज वगैरह इन सभी की जानकारी मिल रही है, और नए TDS कोड की भी शुरुआत की जा रही है, जो कि 36 से बढ़कर 65 हो जाएगी। वहीं सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था हो रही है, पर्सनल इनकम टैक्स को सही किया जा रहा है, और इस प्रक्रिया को निपटान करने के लिए जो लंबित मामले हैं, इसके लिए ई-अपील योजना भी शुरू की जा रही है कि अब आप क्या करेंगे, बार बार कोर्ट में मत जाइए फिजिकली, आप ऑनलाइन बैठ के ही, ऑनलाइन स्तर पे ही अपनी क्लेम को कर सकते हैं, अपने केसेस को दायर करवा सकते हैं, और वहीं पे उसका समाधान भी मिल सकता है। और ITR यानी IT इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भी सरल किया जा रहा है, कि ताकि हर व्यक्ति आराम से खुद ही भर ले, उसे किसी भी CA की जरूरत ना पड़े। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी बार बार आवश्यकता पड़ती है, तो CA की जरूरत ना पड़े, इसलिए जो है कि इस फॉर्म को भी इजी किया जा रहा है। और अन्य उपाय के रूप में आप अलग एक प्राधिकरण की स्थापना करिए, कर विवादों को निपटाने के लिए बार बार लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। एक आप अपना एफिलिएट बनाइए संस्था, और उच्च आय वाले कृषि परिवारों को इसमें शामिल करिए, जैसे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं जिनको एकड़ एकड़ में जमीन है, तो उनका जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उन्हें कृषि के स्तर पे सब्सिडी मत दीजिए, उन्हें छूट मत दीजिए, उनसे क्या करिए, टैक्स कलेक्शन करिए, ताकि टैक्स का बेस बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, जन विश्वास, अर्थात कि प्रावधानों का संशोधन चल रहा है इसमें, जन विश्वास विधेयक 2023।
तो संसद ने जन विश्वास अर्थात प्रावधानों का संशोधन 2023 नाम से एक विधेयक पारित किया गया, जिसका उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। अर्थात ईज ऑफ लिविंग के स्टैंडर्ड को भी सही करना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्टैंडर्ड को भी सही करना है। तो विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम एक नजर मारे कि क्या क्या विधेयक के मुख्य बिंदु हैं, तो देखिए 42 केंद्रीय कानूनों के दायरे में आने वाले 180 प्रकार के कृत्यों को अब गैर आपराधिक बना दिया गया। यानी विधेयक में पहली बात यह रखी गई कि जो 42 केंद्रीय कानून थे ना, उसमें जो 180 प्रकार की जो अपराध होते थे, अब उन्हें गैर आपराधिक बना दिया गया। कुछ प्रावधानों में कई प्रकार के जुर्माने को दंड में बदलने का प्रयास किया गया कि अब जो है कि उस पे जुर्माने को दंड में बदलने का प्रावधान किया जा रहा है, पेनल्टीज के रूप में, फाइन को। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के तहत वर्णित सभी प्रकार के अपराधों और दंडों को समाप्त कर दिया गया, जो कि डाकघर अधिनियम में थे। साथ ही साथ कुछ कानूनों के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एक या अधिक निर्णय करने वाले, तो इस तरीके का निर्णय करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, या तो मैंने इसे एनवायरनमेंट में डिस्कस किया है या फिर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं पे एक जगह किया है, जो कि फिल्म प्रस्तुत की जाती है ना, जो फिल्म पे सेंसरशिप लगाई जाती है, उससे संबंधित है। तो सिनेमेटोग्राफिक अधिनियम जो होता है 1952, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, इन सभी में भी जो है कि क्या किया गया, संशोधन किया गया है। तो ये सभी शामिल है। अब यहाँ पर बात आएगी कि सरकार के द्वारा कानून नीतियां या भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बाधित करती हैं। जो भी भारत में कानून बनते हैं या जो भी भारत में पॉलिसी बनती है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बाधित कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को भारत में बिजनेस करने में कितनी सहूलियत आप प्रदान कर पा रहे हैं। लेकिन इस सहूलियत में भारतीय नीतियां या भारतीय कानून बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी जो एमएनसीज कंपनी है वो या तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती, या यहाँ पर एफडीआई नहीं लाती, या तो यहाँ पर वो बिजनेस नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो क्या क्या हो रही है। पहली कि विनियामकी कोलेस्ट्रॉल की भूमिका निभाना। क्या होता है कि व्यवसाय के विभिन्न हिस्सों की निगरानी के लिए कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ती है, निरीक्षण करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो साल भर इन्हीं सब चीज़ों में उलझी रहती है कि कौन कौन से में नियमों का पालन करना है, कहाँ कहाँ रिपोर्ट दाखिल करनी है। एज लाइक आज का प्राइमरी का जो मास्टर है, जो प्राइमरी स्कूल के जो मास्टर्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए समय कम दिया जा रहा है। सबसे अधिक क्या काम हो रहा है, फाइलिंग, मतलब कागज पे बहुत सारी चीज़ों के आंकड़े बस इकट्ठे करते रहो, प्रस्तुत करते रहो, असल में पढ़ाने मत दो बच्चों को। सेम वही काम कंपनियों के साथ भी होता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। वहीं कारावास से संबंधित उपधाराएं, यहाँ पे आप देखोगे भारत में व्यवसाय करने से संबंधित प्रत्येक 5 कानूनी उपधाराओं में से लगभग 2 में तो सजा का प्रावधान है। अगर आप 100 धाराएं पढ़ रहे हो तो प्रत्येक 5 धाराओं में से आपको 2 में सजा का प्रावधान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 20% का ये एवरेज है। तो 100 धाराओं में से 20 या 30 धाराएं तो ऐसी जिसमें सजा का प्रावधान है। तो कंपनी जो है कि पीछे हटना चाहती है। आनुपातिकता का प्रभाव पड़ता है। अपराध की अलग अलग प्रवृत्ति होने के बावजूद भी एक ही जैसी सजा का प्रावधान किया जाता है। मान लीजिए अब किसी ने 100 रुपए की गबन किया, ठीक है, और किसी ने कर लिया 1 करोड़ रुपए का गबन, तो दोनों को ही क्या किया गया, दोनों को ही 5 साल की सजा दे दी गई। तो बताइए नुकसान किसका, 100 रुपए वाले का, 1 करोड़ रुपए वाले? फायदा तो 1 करोड़ वाले का हो गया। वो कहेगा यार मैंने 1 करोड़ रुपए का गबन करके 5 साल की सजा ली और तूने 100 रुपए का गबन करके भी 5 साल की सजा ली। तो इस तरीके से अनुपातिकता का अभाव है। भाई जिस रेशियो में अपराध हुआ है उसी रेशियो में आप उसे सजा दीजिए, न कि एक बराबर सजा दीजिए। फिर बात करेंगे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस पर्पस कानून, जो कि कई कानूनों का समान प्रावधान होता है, परस्पर विरोधी भी होते हैं, कानूनी अस्पष्टता भी होती है, इसलिए भी ओवरलैपिंग के प्रोसेस होते हैं। कानूनी और नीतियों में बार बार जो बदलाव किए जाते हैं, बार बार जो संशोधन, करों को नियमित करने, तारीख से पहले लागू करने, ऐसे भी केसेस को लेकर बहुत सारे मुकदमे बने रहते हैं। कंपनी नए कानून का पालन करते करते 1 से 2 साल लगा देती है, तब तक सरकार के द्वारा फिर 2 साल बाद एक नया परिवर्तन कर दिया जाता है, नया संशोधन कर दिया जाता है। इससे कंपनी फिर परेशान, फिर नए वाले संशोधन के अनुसार काम करे। तो कंपनी बार बार इन्हीं सब चीजों में उलझी रहती है। इसीलिए वो कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भारत में खराब है। यहाँ बिजनेस करना प्रॉब्लमेटिक है, चुनौतीपूर्ण है। प्रशासनिक विवेकाधिकार और रेट सीकिंग, जो कि विनियामकीय अड़चने जो पैदा करते हैं अधिकारी, जो अपने आप को रेड ब्यूरोक्रेसी के रूप में दिखाते हैं, लाल फीताशाही के रूप में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इसी चीज़ को जन विश्वास, यानी कि कंपनी के साथ विश्वास पैदा करना, लोगों के साथ विश्वास पैदा करना, जन विश्वास पैदा करना, ये विधेयक कैसे मदद करेगा लोगों के लिए, कंपनी के लिए? तो पहला, आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। जितने भी प्रावधान हैं उसको रैशनलाइज किया जाएगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें वाकई सजा देने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी प्रावधान हो सकते हैं जिसको हम सिंपल सा फाइन लेके, दंड लेके छोड़ दें, उसमें प्रावधान
ऐसा ना हो कि हम उसे सजा ही दें। अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा, 100 रुपए वाले के लिए क्या होगा, मुश्किल से 1 दिन की सजा दे दो, और 1 करोड़ वाले के लिए 5 साल की सजा दो। तो अपराध की गंभीरता जैसी होगी उसके हिसाब से हम नियम तय करेंगे सजा का। जीवन निर्वाह को सहज बनाना, इट मीन्स कि हम ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि जिससे लोगों के बीच में, नागरिकों और लोक सेवकों के बीच में जो नियम और कानूनी है, इन पर जो उल्लंघन होने पर जेल जाने का डर समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे आप घोटाला कर रहे हो और आपको जेल जाने का डर ना हो। छोटे मोटे अगर उल्लंघन हो जाते तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग ह्यूमन नेचर है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दिन भर में काम करते होंगे जहां पे हमें लगता होगा अरे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो क्या हर छोटे छोटे काम को आपको जेल भेजते रहे, जेल भेजे छोड़ के लाए, फिर जेल भेजे फिर छोड़ा के लाए, ये तो चलता रह जाएगा। फिर व्यक्ति मानसिक अवसाद में चला जाएगा। तो लाइफ स्टाइल को बहुत सहज होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार क्या करे, सरकार और कंपनी दोनों के लिए समय तथा लागत की बचत हो, दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और न्यायपालिका पर बोझ कम किया जाए ताकि अनुचित या कम दबाव बना रहे। ये जो न्याय प्रणाली है ये लोगों को न्याय दिलाने के लिए, न कि मुकदमों को बस दायर करते रहो। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और आगे की राह में अगर आप देखोगे तो प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए, जैसे प्रत्यायोजित कानून की संस्थागत प्रणाली में लोकतांत्रिक भावना की कमी देखने को मिलती है, उसे सुधार करो। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको देख लीजिए, BIS देख लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, RBI जैसी सभी विनियामकी निकायों को शामिल करने की जरूरत है इसमें। और सरकार को किसी विषय के बारे में नीतिगत रुख को पहले स्पष्ट कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और विनियामकी प्रभाव का मूल्यांकन भी देखना पड़ेगा, विधि आयोग के तहत एक विनियामकी, ये सारी चीजें। कानून मानकों की परिभाषित होना चाहिए, मतलब जो भी कानून मानकों को परिभाषित करना आवश्यकता और अनुपातिकता के अनुपात में। और कानूनों के भीतर सनसेट क्लॉज का पहले से प्रावधान होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी एक निश्चित तारीख तक अगर आपने कानूनों का पालन नहीं किया तो आप पर पूरी तरीके से दंड लगेगा, प्रावधान क्या क्या होंगे, क्या क्या जुर्माने होंगे, कितना जेल होगा, ये सारी चीजें पहले ही क्लियर होनी चाहिए। समय के साथ इसमें परिवर्तन मत करिए। पता चला कंपनी को सनसेट क्लॉज पता ही नहीं है, वो अपना कोई भी काम कर रही थी और आपने अचानक फरमान जारी कर दिया कि आज इसकी अंतिम तिथि, आज ही इसे भेजिए। ये कौन सा मतलब हुआ भाई? आप किसी भी कंपनी से अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप उसे पहले से बता के रखो ना। सनसेट क्लॉज यही होता है। मतलब यहां पर आप समझिएगा इसको कि सनसेट क्लॉज कानून में एक उपखंड होता है कि निर्धारित तिथि के बाद उस कानून के सभी प्रावधान या कुछ प्रावधान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। प्रशासनिक जवाबदेही और प्रभावी मूल्यांकन भी इसे सुनिश्चित हो सकेगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स, दोनों की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी। तो देखिए समझते हैं इसको कि श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए आग्रह किया है। और किससे आग्रह किया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। तो जो संसदीय स्थायी समिति थी उसने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए आग्रह किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। अब यहाँ पर इन शॉर्ट समझिएगा कि गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि जो गिग वर्कर्स होते हैं दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GW, ये एक तरीके से अस्थायी जॉब करते हैं, अर्थात कि परमानेंट नहीं होते, अस्थायी होते हैं, या यूं कहें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करते हैं, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जिनको हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हायर किया और उनको एक वेतनमान सुनिश्चित किया कि भाई हम आपको 10,000 रुपये देंगे, आपको ये 1 महीने में पूरी की पूरी टाइपिंग करके देनी या एक प्रोजेक्ट तैयार करके देना है, तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे। तो कुछ पेमेंट हम एडवांस कर देते हैं और कुछ पेमेंट हम काम करने के बाद करते हैं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति का ना हमसे कोई वास्ता, ना उसका हमसे कोई वास्ता, ना हमें उससे कोई मतलब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस हमने क्या किया, उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा था। तो ऐसी स्थिति में लोग जो है कि अब लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई कंपनी या सरकारी संस्था इनके लिए सुरक्षात्मक या कल्याणकारी कोई योजना नहीं रखती है। तो इन्हीं चीज़ों को लागू करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जो है कि आग्रह किया गया है संसदीय समिति का। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए डिटेल से समझते हैं कि G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की जब बैठक हुई 2023 में, तो इन्होंने गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा पर एक आउटकम दस्तावेज जारी किया। कहाँ पे जारी किया? G20 में। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण कल्याण 2023 एक पारित भी किया है। राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है और एक कल्याणकारी विधेयक लाने में इसने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक गिग इकोनॉमी पे वर्क किया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार गिग श्रमिकों के डेटाबेस का रखरखाव करेगी। प्रत्येक श्रमिक के लिए एक विशिष्ट ID भी तैयार की जाएगी। गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको समझिए।
गिग अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार प्रणाली का एक उदाहरण है, यानी कि जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। मान लीजिए कि मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वीडियो एडिटिंग कर सके, या मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे कंटेंट को टाइप कर सकेगा, जो मेरे टॉपिक्स को क्या करेगा, टाइपिंग कर सकेगा। लेकिन मैंने उसे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया कि भाई मैं तुमसे 11 महीने तक लगातार काम कराऊंगा, और 11 महीने में आपको चाहे एक दिन काम करना पड़े, चाहे 2 दिन करना पड़े, चाहे पूरे महीने करना पड़े, या हो सकता है पूरे महीने आप खाली रहो, मैं आपको 11 महीने के 1 लाख रुपए दूंगा। इट मीन्स कि क्या हो गया, लगभग 10,000 12,000 रुपये उसकी सैलरी हो गई, 10 या 9,000 के आसपास। तो ये हो गया डिमांड और सप्लाई पे आधारित मुक्त बाजार प्रणाली के अंतर्गत। और यह एक व्यवस्था होती है कि रोजगार की प्रकृति यहाँ पे अस्थायी होती है, यानी अनिश्चित होती है। मुझे अगर लगा कि नहीं ये व्यक्ति काम करने लायक नहीं है, तो हो सकता है मैं 11 महीने से पहले ही उसके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दूं, तोड़ दूं, या 11 महीने बाद मैं उसे दोबारा ना रखूं, किसी और व्यक्ति को रख लूंगा। तो ये सारी चीजें, तो इसमें कंपनी और संगठन अपने अल्पकालिक कार्यों हेतु एक अस्थायी या स्वतंत्र श्रमिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। भाई मेरा यूट्यूब चैनल मान लीजिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, चाहे मैं बूढ़ा भी क्यों ना हो जाऊं, ये एक लेगेसी के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन इसमें काम करने के लिए जो मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, जो एम्प्लॉय चाहिए थे, वो मैंने प्राइवेट स्तर से लिए और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया कि भाई मेरे को 2-4 महीने काम कराना, फिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो उस पर भी वो व्यक्ति तैयार हो गया काम करने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं गिग श्रमिक। मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक और गैर प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक क्या होते हैं, ऐसे श्रमिक जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला आदि पर काम करते हैं। और ये आमतौर पे अगर हम गैर प्लेटफॉर्म की, तो ये आमतौर पे पारंपरिक क्षेत्र में अनौपचारिक वेतन कर्मी और आत्मनिर्भर कर्मी होते हैं, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी करते हैं, लेकिन ये किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई। और अगर हम बात करें कि गिग इकोनॉमी में क्यों इतनी तेजी से उछाल देखने को मिला, तो इंटरनेट तक व्यापक पहुंच। हर व्यक्ति क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से फ्रीलांसिंग करना है, ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं कर रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है, तो स्टार्टअप के लिए किसी को दुकान खोलने के लिए चाहिए, किसी को कुछ मैनेज करने के लिए चाहिए। प्लेटफॉर्म्स की इंटरऑपरेबिलिटी तथा संविदा कर्मियों की जो बढ़ती हुई मांग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है कि लगातार जो डिमांड बढ़ रही है श्रमिकों की, ये सभी चीजें होने की वजह से गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर हम भारत के आंकड़ों की बात करें, तो नीति आयोग खुद कहता है 2020-21 में कि भारत में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए थे, और लगभग 47% हिस्सेदारी मध्यम कुशल नौकरियों की थी, 22% उच्च कुशल नौकरी यानी कि हाईली स्किल्ड, और 31% कम कुशल नौकरियों की। अब मान लीजिए मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मुझे हाईली लेवल का जो स्किल्ड लेबर है वो चाहिए, जो वीडियो एडिटिंग से लेके ऑनलाइन टेक्निकल टीम को पूरा सपोर्ट कर सके, सारा काम वो देख ले। तो मुझे कम कुशल वाला व्यक्ति तो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इसका रेशियो है। वहीं गिग इकोनॉमी में महिलाओं की 36% की भागीदारी है। 2018 में 18% थी, 2022 में ये बढ़कर 36% हो गई, और लगातार बताया जा रहा है कि युवाओं की भागीदारी भी 8 गुना में वृद्धि हुई है। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो कोविड-19 के बाद से ऑनलाइन वर्क या वर्क फ्रॉम होम के जो कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं, इसकी वजह से अब गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति से क्या किया, एग्रीमेंट किया अपने यूट्यूब चैनल के कंटेंट को टाइप करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि जहां मैं रह रहा हूं उसी घर में आके वो टाइप करे, वो कहीं भी रह के टाइप करे, मुझे टेलीग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पीडीएफ दे दे, मैं उसे कंटेंट खरीदने के लिए पैसे दे दूं, तो उसे जरूरत नहीं कि वो मेरे घर पे ही रहेगा, वो जहां भी रहेगा वर्क फ्रॉम होम करता रहेगा। और मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऑनलाइन उससे एग्रीमेंट वगैरह करा लिया, सारी चीजें मेल पे सारा टाई अप वगैरह कर लिया, और वो मेरे लिए काम कर रहा है। जब मुझे लगेगा कि इसका काम परफेक्ट है, तो मैं उसे परमानेंट भी कर सकता हूँ। मुझे लगेगा ये काम करने के लिए बेहतर नहीं है, लॉयल बंदा नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो मैं उसे हटा भी दूंगा। तो ये सारी चीजें होती है गिग इकोनॉमी के अंतर्गत। लेकिन गिग इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो चुनौतियां आ रही हैं हमारे सामने, वो क्या आ रही हैं कि नौकरी की असुरक्षा। भाई जब मुझे लगा कि ये व्यक्ति काम अच्छा नहीं कर रहा, तो मैं उसे हटा सकता हूँ। अर्थात किसी प्रोजेक्ट या कार्य के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जब चाहेंगे तब हम उसे हटा सकते हैं। तो भविष्य में उसके लिए योजना बनाना मुश्किल हो जाता है, और उसके पास पैसों का संकट भी हो सकता है, आय में अस्थिरता। कोई जरूरी नहीं है कि उसे आज, अगर मान लीजिए सितंबर का महीना चल रहा है और उसे सितंबर में अगर 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो ये जरूरी नहीं कि उसे हर साल यही मिलता रहे। हो सकता है अगली बार वो किसी और कंपनी का काम करे, तो उसे हो सकता है 12,000 रुपये में डील मिल जाए कि भाई 12,000 रुपये में मैं तुमसे काम करा सकता हूँ, और उसके पास मजबूरी है, वो करेगा भी। या हो सकता है कि उसको 45,000 रुपये की भी जॉब मिल जाए उसके स्किल को देखते हुए, तो ये भी उसके लिए अच्छी बात है। तो आय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ कानूनी सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा का यहाँ पे अभाव होता है। किसी भी प्रकार को जो श्रम कानून के तहत इसको कवर नहीं किया जाता है। और सौदेबाजी की असमान शक्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति
जो कि आपका एक गिग श्रमिक है, वो एक बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर से, हेड से मिलता है और वो अपने आप को डील कर लेता है कि नहीं सर, मैं 50,000 रुपये से कम में काम नहीं करूंगा, पर मंथ सैलरी है। और वहीं पे कोई इतना जरूरतमंद होता है जिसे लगता है बस किसी भी तरीके से काम मिल जाए ना दोस्तों, वो उस 50,000 वाले काम को भी केवल 8-9 हज़ार रुपये में कर लेगा। तो सौदेबाजी की ताकत भी कुछ लोगों की कमजोर होती है, कुछ लोगों की मजबूत होती है, तो ये भी प्रभावित होती है। और भुगतान से जुड़ी समस्याएं जो होती है, वेतन मिलने में देरी होती है, वेतन का नहीं मिलना टाइम पर। अब मान लीजिए कोई त्यौहार है और किसी व्यक्ति को जो है कि समय पे वेतन ना मिल पाए, या कोई ज़रूरत आ जाए, हॉस्पिटल की सुविधा है, हर महीने उसे रेगुलर सैलरी ना मिल पा रही हो, 2-2 3-3 महीने की इकट्ठी देने का आप वादा कर रहे हो, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स भी आती है उसके लिए। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, प्रशिक्षण और अप स्किलिंग यानी उन्नति के सीमित अवसर होते हैं, क्योंकि 47% गिग कार्य मध्यम कुशल श्रमिकों के द्वारा हो रहे हैं, 22% उच्च कुशल और 31% कम कुशल नौकरियों से संबंधित है, जो मैंने बताया। और इन लोगों को सामाजिक कलंक के रूप में भी माना जाता है। अर्थात प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब का जो टैग चल रहा है ना, आप लोग भी आज तैयारी कर रहे हो ना, यूपीएससी आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन ग्लैंस एकेडमी चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर रेगुलर फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, किस लिए कि आपको एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट्स बनना है, आईएएस की नौकरी करनी है, मुझे कोई ठेला नहीं चलाना है, अपना स्टार्टअप नहीं करना, अपना बिजनेस नहीं चलाना है, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना है। तो ये एक अस्थायी या कम भुगतान वाले काम को लोग क्या कहते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, या यूँ कहे कि सोचते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है। सिंपल सी बात है, जब कोई शादी के रिश्ते की बात होती है, चाहे लड़की चाहे लड़के, दोनों ही पक्ष से ये देखा जाता है कि दोनों लोग अपने परफॉर्म पे अच्छी जगह खड़े रहें, अपने पैरों पे रहें, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में रहें। अगर प्राइवेट सेक्टर होता तो उसकी डिमांड तुरंत गिर जाती है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। भारत में इसका महत्व भी है गिग इकॉनमी का। जैसे पहला महत्व उपभोक्ताओं के लिए, व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई वीडियो एडिटर एक मुझे चाहिए कम रेट में, तो मुझे आसानी से मिल सकता है। मैं उसे परमानेंट नौकरी ना भी दूँ तो भी मुझे मिल सकता है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, जरूरत थी, सेवा उपलब्ध करा दी। समय और धन की बचत होगी, यानी मैं जितना इन्वेस्टमेंट खुद के समय का कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग करने में, कंटेंट को टाइप करने में, लिखने में, कलेक्ट करने में, वो सारा समय और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है मेरा मनी का, वो सब मेरा बच सकता है किसी एक व्यक्ति को केवल 10,000 रुपये दे के। फायदा है कि नहीं मेरे लिए। कर्मचारियों के लिए क्या है, कार्य संबंधी लचीलापन प्रदान होता है, कार्यस्थल से दूर रहकर भी कार्य करने की सुविधा है, यानी वर्क फ्रॉम होम। आप जरूरी नहीं है कि आप मेरे ऑफिस में ही आइए, आप अपने घर से ही मेरे को टाइपिंग करके पीडीएफ भेज दीजिए। कार्य और निजी जीवन में संतुलन बनाना सुनिश्चित हो जाता है। नियोजकों के लिए, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं या कोई ऑनर हो गया, कम लागत पर श्रमिकों की उपलब्धता हो जाती है, सस्ते रेट में, कर अनुपालन लागत हो जाती है, और विविध क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता भी होती है। अलग अलग सेक्टर, मुझे टाइपिंग के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, थंबनेल बनाने के लिए चाहिए, और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, लाइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से मुझे डिमांड क्रिएट हो जाती है। और देश के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है, तो रोजगार का सृजन करते हैं, हालांकि कम समय के लिए, अल्पकालिक रोजगारी से, लेकिन रोजगार मिलता है। समाज के विविध क्षेत्र को और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नुकसानदायक है, ये फायदेमंद भी होता है। लेकिन आगे की राह में अगर हम बात करें दोस्तों, तो श्रम कानूनों के तहत गिग श्रमिकों को मान्यता दी जानी चाहिए और इनके काम को मान्यता भी प्रदान की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब भी इनके साथ कोई कंपनी गलत करेगी या कोई ऑनर गलत करेगा, तो इस श्रम कानूनों के तहत अपने मुकदमे को लड़ सकते हैं। सुनिश्चित न्यूनतम आय प्रदान करना, कम से कम एक न्यूनतम आय तो जरूर मिलनी चाहिए। इस मामले में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लाया गया, जिसमें कहा गया था, पिछले मंथ मैंने इसको कवर भी किया है करंट अफेयर्स में, मई वाले में, कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसमें यह कहा गया कि हम न्यूनतम वेजेस जरूर देंगे हर एक व्यक्ति को जो बेरोजगार की स्थिति में होगा। सामाजिक सुरक्षा को भी कवर किया जाए, तमाम प्रकार की जो बीमा योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई है, अटल पेंशन बीमा हो गया, बहुत सारी बीमा योजना चलती हैं, तो इसके तहत उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का कार्यान्वयन करिए और वित्त तक पहुंच प्रदान करना आसान, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इनको बैंकों से लोन भी मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक तभी लोन देता है जब आप उसके लोन को भरने के लिए कुछ गारंटी के तौर पे दिखाते हो कि मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, या प्राइवेट सेक्टर में हूँ, या गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। लेकिन बैंक को ये भरोसा नहीं होता कि आप गिग वर्कर्स हो, जो आज तो कमा रहे हो, कल नहीं कमाओगे, तो कल मेरा लोन कैसे भरोगे, कल मेरी किस्तें कैसे भरोगे, इस महीने तो आप कमा रहे हो तो इस महीने भर दोगे, अगले महीने आपकी जॉब नहीं रहेगी तो अगले महीने आप कैसे भरोगे। तो ऐसे लोगों को भी अगर जब ऋण की जरूरत हो, तो सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा ये प्रयास करना चाहिए कि वित्त तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं जरा इसमें कि गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित लोगों के लिए भारत में जो मौजूदा ढांचा है इसको पढ़ते हैं। तो पहली चीज कि वेतन संहिता 2019, इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान होना चाहिए।
फ्लोर वेज सरकार द्वारा एक तय न्यूनतम वेतन होता है जिसकी मजदूरी के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है कि इससे कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। जैसे आजकल हम जैसे घर बनवाते हैं किसी मिस्त्री से, तो कम से कम उसका 600 रुपये जो है कि एक दिन का मेहनताना होता है, मजदूरी होती है। वहीं लेबर से जब हम काम कराते हैं, जो उसके साथ मिस्त्री के साथ लेबर होते हैं, तो 400 रुपये कम से कम लेते हैं, तो इससे कम हम उसे मजदूरी नहीं दे सकते। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय इस संहिता की सहायता से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ई श्रमिक पोर्टल जो होते हैं या ई श्रम पोर्टल, इसमें असंगठित श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। इनके लिए एक यूनिक आईडी दी जाती है जिसके माध्यम से उनके बारे में जानकारी रहती है। तो चलिए आज की क्लास में तो हम यहीं तक कवर करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और कल की क्लास में हम लोग दोस्तों जितने भी बड़े टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और उसके आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग शॉर्ट इन न्यूज़ जो होता है ना, जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं स्टेट पीसेस में, आरओ में, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नो डाउट आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाने का स्टाइल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, चीज़ों को हम समझ पाएँ। जो भी हमारी गलतियाँ उसे आप रिकॉग्नाइज कराइए, आइडेंटिफाई कराइए, तो हम उस पर वर्क करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू मेरे दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।